जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? एकदम मज़े में, पढ़ाई अच्छी चल रही है, तबीयत एकदम अच्छी है ना भाई? क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपकी तबीयत अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छे से आप करोगे ही करोगे। ठीक है, चलो बस इसी मोटिवेशन के साथ कि हमें पढ़ाई करना है, अच्छे से करना है, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिकॉज क्लास इज प्रीमियर, तो हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। तो भाई आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। किस टॉपिक पे भाई? तो सिंपल सी बात है, आज लेक्चर नंबर 2 हम करने। भाई पेन तो आजा, रुक जाओ, सॉरी। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 है भाई आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का। तो इसमें देखो, अभी तक हमने जो भी चीज़ें करी थी, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो जाके पहले लेक्चर नंबर 1 देखो। उसमें मैंने काफ़ी बेसिक से शुरुआत करी थी। ठीक है, जो आपको एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही बेसिक होता है, वहीं से मैंने शुरू करा था, है ना। बाकी आगे की क्लासेस आज कर लेंगे, चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सी क्लास की इंफॉर्मेशन ले लो भाई कि आपकी डेली क्लास किस टाइमिंग पे चलती है, कैसे चलती है, क्या क्या चीज़ें कब पढ़ाई जाती हैं आपको। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले भाई आपकी जो चलती है वो मैथ चलती है। कितने बजे? 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है डेली। एक हो चुकी है आज वाली, कल फिर 4 बजे होगी। तो एज इट इज़ डेली आपकी क्लास होती है 4 बजे। उसके बाद 6:30 बजे आपके भैया आते हैं भाई, है ना। साइंस पढ़ाते हैं आपको डेली। उसमें आपको अभी क्या चल रहा है? फिजिक्स हो चुका है ख़त्म। ठीक है, फिजिक्स हो चुका है भाई ख़त्म, इसको हमने कर दिया टाटा बाय बाय। इसके बाद आपकी चल रही है क्या? केमिस्ट्री चल रही है बाबू। तो केमिस्ट्री साथ साथ पढ़ते हुए चल रहा है हमें, और बायो भी साथ साथ चल रही है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जल्दी इस वीक में 1 या 2 लेक्चर्स आपके जरूर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी 7:30 बजे ये तो हो चुकी है ख़त्म, है ना, ये भी हो चुकी है ख़त्म, टाटा बाय बाय। बट अभी इसका क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है, फुल्ली रिवीजन। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट रिवीजन तो आप जरूर ज्वाइन कर लो। बिकॉज रिवीजन जितना बढ़िया से करोगे, जितना तबीयत से करोगे, मज़ा उतना अच्छा आएगा। क्लियर? इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करते रहना, अपने आप को बीच बीच में प्रिपेयर भी करते रहना एग्जाम के लिए। तो आप सिंपल सा काम क्या कर सकते हो? आराम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 3 चीजें मिलती हैं। अब पहले तो 2 ही चीजें मिल रही थी, पर्सनल मेंटरशिप, है ना। सबसे पहले जो चीज मिल रही थी यार, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज मिल रही थी। फिर हमें लगा भाई कि आपको और भी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए इसमें, तो इसमें पर्सनल मेंटरशिप आई। फिर उसके बाद आपकी जूम कॉल आया, ठीक है, प्लस बेस्ट प्रॉब्लम्स भी आपके में आपको देने वाला हूं इसमें फॉर सेट। ओके, सेट के लिए मैं इसमें बेस्ट प्रॉब्लम्स भी आपको देने वाला हूं। तो मेक श्योर कि इसको जरूर ज्वाइन करो। सेट मतलब यार साइंस समझना भी मैथ वाला किशन सर हैंडल करेंगे, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे बहुत ही जल्द। क्लियर? तो इसमें आपको 7 पार्ट टेस्ट मिलेगा बाबू, उसके बाद 7 फुल टेस्ट मिलेगा। और ये चलने वाला है कब तक? हमें एक्सपेक्टेड है भाई दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है, तो दिसंबर तक ये चल सकता है। क्लियर? इसके बाद सेट प्लस मैट, और इसमें 2 फ्री टेस्ट हैं। अगर आपने अभी तक नहीं दिए हैं तो इसको जरूर दें, और अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में आके बताएं कि बाबू कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा टेस्ट देने के बाद। क्लियर? चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, रैंकर्स NTSC टेलीग्राम ग्रुप, तो मेक श्योर जरूर उसको ज्वाइन कर लो। बिकॉज इस क्लास की जितनी भी नोट्स आपको मिलती हैं सब वहीं मिलने वाली है, तो जरूर ज्वाइन कर लें। क्लियर? चलो तो देख लो, ये पहले क्लास की बात रही ये सारी। अब आगे की बात हम कर लेते हैं। किसमें आगे की बात कर लेते हैं भाई, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो पहला जो ड्रॉबैक है भाई, उसमें इन्होंने क्या बोला था? तो उसमें सिंपल सी बात बोली थी इन्होंने कि एटम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम के छोटे और हिस्से नहीं कर सकते हैं। बट फर्दर आप जैसे आगे पढ़ोगे आपको 3 चीजें और बताई जाएंगी जो एटम्स के अंदर मौजूद होती हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये 3 चीज क्या है भाई? एटम से भी छोटे हैं और एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा ड्रॉबैक, मतलब इन्होंने जो ये कथा कही थी, पूरा इतनी सारी कथाएं कही थी, लगभग 6 स्टेटमेंट दिए थे इन्होंने। उन 6 में से पहला जो था ये था। दूसरा इन्होंने बोला कि अगर कोई एक एटम है, ठीक है, कोई एक एटम है, तो उसके मास भी कांस्टेंट होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। बट यहाँ पे डिफरेंट आ जाता है, दैट इज आइसोटोप्स। अगर मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास हम मानते हैं 2, ठीक है। बट ये कुछ और भी दिखा देता है बिहेवियर, 1H1 और 1H2, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। एक और होता है दैट इज ट्राइटियम, 1H3, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। तो भाई हाइड्रोजन के टोटल 3 क्या थे?
3 आइसोटोप्स हो गए। मतलब आइसोटोप्स का मतलब क्या है भाई, सिंपल सा कि एटॉमिक नंबर जो हम नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर जो लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, एटॉमिक वेट लिखते हैं। एटॉमिक वेट डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स। ठीक है। और लगभग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं और दे दे रहा हूँ कि जितने भी बेटा आपके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आइसोटोप्स आपके होंगे, दो से बाद अगर दो के बाद तीसरा आता है तो वो तीसरा मोस्टली क्या होता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है। ये ध्यान से समझ लेना कि ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो जो ड्यूटेरियम क्या है, अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए तो इसको जरूर लिख लेना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपको बताया जाएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब तीसरे की बात करें भाई, है ना, तो तीसरे में भाई क्या आता है ना, तीसरे में क्या आ जाता है आपका, आइसोटोप्स आपने देख लिया। अब क्या आता है, आइसोबार। आइसोबार, अब बताओ आइसोबार में क्या होगा। इन्होंने बोला एक कांस्टेंट वो होंगे क्या, वेट, तो वेट क्या होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे खेल बदल जाता है। आइसोबार्स का मतलब क्या, एटॉमिक वेट तो सेम होगा, एटॉमिक वेट तो सेम होगा बट इसका जो मास एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। मतलब डिफरेंट एटम्स के लिए सेम एटॉमिक मास आ जाता है। क्लियर, डिफरेंट एटम्स के लिए आपका सेम मास आ जाता है। क्लियर है, चलो बाकी आप ये तीनों चीजें देख लेना। ठीक है, चलो अब आगे की बात कर लेते हैं भाई। जो हमें एक प्रॉब्लम दिया गया था कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं बताया क्योंकि आप लोग सीरियसनेस नहीं दिखाते हो ना कमेंट को लेके। तो काफ़ी बच्चों ने जो भाई सीरियस थे उन्होंने कमेंट करा है इसका एग्जाम्पल, तो आपका सीधा सा काम क्या है, इसको वहाँ से देखना। ठीक है, एग्जाम्पल अभी ये आगे और मिलेगा, आइसोटोन्स मिलेंगे आपको, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स मिलेंगे, उसमें सारी चीज़ें अलग अलग मिलेंगी आपको, वहाँ पे डिटेल बताऊंगा। ठीक है, इसलिए अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। तो बस एग्जाम्पल समझ जाओ, वो बताने का रीज़न था कि वो मैं बता दे रहा हूँ। ये तुम लोगों ने कमेंट भी करा तो कमेंट जाके पढ़ो। ठीक है, पिछली वीडियो का कमेंट पढ़ो, समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। चलो यहाँ पे इन रिएक्शन आपको बोला गया है क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये कितना है, रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है इससे, ये क्या है 5.3 ग्राम है, ये क्या है भाई 6 ग्राम है। चलो प्रोडक्ट वेयर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये कितना 2.2 ग्राम प्लस। आपको देखो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये कंपाउंड कैसे लिखना है, मैं सब सिखाऊंगा। अगली वीडियो वही होने वाली है, कैसे कंपाउंड्स को लिखते हैं, उनके नाम क्या होंगे। देखो कॉमन नेम्स तो याद करने पड़ेंगे, वो तो है, कॉमन नेम्स याद करने पड़ेंगे, उसके भी ट्रिक्स आएंगे। क्लियर, प्लस इसके बाद क्या बना, वाटर बना आपका H2O बनता है, दैट इज 0.9 ग्राम। अब ये तो जरूर गधो याद कर लेना वाटर का क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद सोडियम एसीटेट बनता है ये, ठीक है, CH3CONA। हाँ ठीक है, चलो वो कितना है भाई 8.2 ग्राम। अब आपसे बोला गया है कि सो दैट दिस ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव करना है। तो सीधी सी बात क्या लगाना है हमें, TMR इज इक्वल टू TMP, जो बच्चे ने बताया था वो वाला फॉर्मूला यूज करो। तो यहां से अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई, सिंपल सा देखो 5.3 प्लस दिस तो 11.3 ग्राम यहां से आ गया। अब इसको ऐड करके देखो, इसको 8 + 2 + 0.9 ये आ जाएगा टोटल कितना 3.1 प्लस दिस 11.3 ग्राम। तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, 11.3 मस्ट बी इक्वल टू 11.3। क्लियर, तो भाई सिंपल सी बात है, हमने ये रिएक्शंस बनाए, देखे, उसको ऐड कर दिया और दिखा दिया क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है,
एप्लीकेबल है और वैलिड है इस केस में। क्लियर। चलो अब आगे भाई बात करते हैं, जो हमारा प्यारा सा टॉपिक इस चैप्टर में आता है दैट इज एटम्स। ठीक है, एटम क्या होते हैं। तो भाई आपको पता है मैटर में सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है आपकी, एटम है, जिससे मिल के कंबाइन हो के एक बड़ा सा एलिमेंट बनता है। ठीक है, जैसे एटम इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट बोलो या मैटर, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का होता है क्या, वो क्या होगा आपका एटम ही बोलोगे आप। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल आप पहले मैटर से किसी देखो कोई भी एलिमेंट क्या होगा, एक मैटर ही होगा। अब उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, सबसे छोटा पार्टिकल आप बोलोगे दैट इज एटम होगा। एटम जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, आपका एक कंप्लीट एलिमेंट बनाएंगे। क्लियर। अब जैसे अगर मैं दीवार बोल दूं तो दीवार में एटम क्या होगा, कमेंट करो तुरंत, दीवार में एटम क्या होने वाला है। अगर एक दीवार को बोलूं मैं कि ये मैटर मेरा, ये एलिमेंट है मेरा, तो इसमें सबसे छोटा जो एटम होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे ब्रिक होगा। ठीक है, सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक बोलोगे। तो सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो, सबके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। कोई भी मैटर लो, कोई भी एलिमेंट लो, तो मैटर के केस में आपका जो एटम होगा वो क्या होगा, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह, मतलब वो जुड़ जुड़ के आइडेंटिकल एटम्स जुड़ जुड़ के क्या बना रहे होंगे, एक कंप्लीट मैटर को क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो ये रही एग्जांपल, ले लो भाई, हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है, कोई भी ले लो, सोडियम एटम हो गया। तो ये सारे क्या है, एटम्स की एग्जांपल्स आपके। आप आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सारी चीजें मिलनी है फिर से। अब देखो बात आती है साइज ऑफ एटम की। अब आपको पता है भाई एटम क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, ये बात तो सबको क्लियर है भाई कि एटम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और एटम में अब देखो सबसे छोटा जो हम एलिमेंट मानते हैं वो किसको मानते हैं, हाइड्रोजन को सबसे छोटा माना जाए। सबसे छोटा होता है, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो सबसे छोटा क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, जिसकी साइज को हम क्या बोलते हैं कि इसका जो साइज होगा। ठीक है, पहले ध्यान समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे एक पहले तो आपके पास माइक्रोस्कोप आता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप जिसको वो क्या बोलते हैं, स्कैनिंग, टनलिंग। ठीक है, टनलिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। अब देखो एक बच्चे ने पिछली क्लास में डाउट पूछा था, क्या ये एक्सपेरिमेंटल हम साइज ऑफ एटम को देख सकते हैं। तो बिल्कुल, इससे हमने क्या किया था, फोटोग्राफ लिया था ये माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, और जिससे हम एटम को क्या कर पाए थे, देख पाए थे। ठीक है, कि एटम कितना छोटा होता है एक्चुअली। ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के तो नहीं देख पाओगे, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको देखा गया। उसके बाद आपकी एटम की साइज को बताया गया, तो साइज इतना छोटा था कि हम जो भी बात करते हैं एटम के साइज की, वो किसके टर्म में बात करते हैं, रेडियस के टर्म में, कि हमारी जो एटम है उसको कैसा हम मानते हैं, सर्कल के नाम में मानते हैं, या स्फेयर बोल दो, सर्कुलर बोलते हैं, या फिर स्फेरिकल बोलते हैं, कि हमारा जो एटम होगा वो किस तरीके का होगा, स्फेरिकल होगा या फिर सर्कुलर होगा। कंसिडरेशन क्या है कि सर्कुलर होगा या फिर स्फेरिकल होगा। क्लियर। तो सबसे छोटा एटम क्या होता है, हाइड्रोजन। तो इसकी रेडियस जो मानते हैं हम इसको बोल सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, या फिर 10⁻⁻10 मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा जो नापा गया भाई हाइड्रोजन का सबसे छोटे केस में, तो एटॉमिक साइज क्या आई, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम या फिर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, मतलब सबसे छोटा अगर एलिमेंट ले रहे हो तुम हाइड्रोजन एटम, तो उसके एटम सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल्स होंगे, और सबकी साइज क्या होगी, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। अब इसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की केस में बात करें तो आपको पता है भाई ये H2O मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट नहीं। तो इसकी अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करोगे उसकी साइज क्या होगी, 10⁻⁹ मीटर, या फिर 1 नैनोमीटर भी बोल सकते हो। क्लियर। इसके बाद ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज क्या है, 10⁻8 और 10⁻4 क्या है, ग्रेन ऑफ सैंड, बालू का टुकड़ा लोगे अगर तुम। ठीक है, और एंट का क्या होता है, एंट के एटम्स क्या होते हैं, कितने, 10⁻², और ये 10⁻1 क्या होता है, वाटरमेलन के एटम का साइज। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लेना, एग्जांपल्स कुछ हैं इनको समझ लेना, याद कर लेना, यही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो
अब आगे की बात कर लेते हैं भाई, है ना, आगे की बात कर लेते हैं मॉडर्न सिंबल्स। अब देखो जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हमारे इस नेचर में मौजूद हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, जितने भी हैं सबका हम कुछ, अब पता है ना आपको, कंपाउंड तो पता है भाई ये एलिमेंट है, ये एटम है, लेकिन अब उसको हम कैसे दिखाएं, केमिकली कैसे दिखाएं, अपने कॉपी में कैसे दिखाओगे। अगर आपको किसी को चीज़ एक्सप्लेन करानी है कि हाँ भैया ये चीज़ है, तो आप कैसे दिखाओगे उसको, किसी न किसी सिंबल से। जैसे केमिकल रिएक्शंस हम कराते हैं जो भी, तो उसको क्या कराते हैं, केमिकल इक्वेशन से शो कराते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। वैसे ही हमारे पास जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, किसी न किसी केमिकल फार्मूले से लिखते हैं, ठीक है, केमिकल फार्मूला, या फिर कोई ना कोई सिंबल यूज करते हैं उसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो हम कुछ कैटेगराइज्ड फॉर्म में, हमने 3 कैटेगराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, 3 कैटेगराइज्ड फॉर्म में आपको चीजें मिलेंगी, जिससे हम बताएंगे कौन से कंपाउंड को किस लेटर से दिखाना है, मतलब कैसे हम दिखाते हैं, क्या तरीका हमने चूज किया था इसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आएगा आपको, ठीक है, सबसे पहला जो आएगा, और इन्होंने सबसे पहले इसको दिया किसने था, तो जे बर्जेलियस, ठीक है, यही थे, इन्हीं को चिल्ल मची थी भाई, क्या कि आपको कंपाउंड्स के नेम बताने हैं, एलिमेंट्स के नेम बताने हैं, और वो मैं सिंबल बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है, एब्रीविएशन फॉर्म बताऊंगा, एब्रीवेटेड फॉर्म कि क्या होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करो, तो हाइड्रोजन के केस में इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनको हम क्या करेंगे, उनके फर्स्ट लेटर से दिखाएंगे। दैट इज हाइड्रोजन में क्या है, फर्स्ट लेटर H है तो उनका सिंबल H होगा। कार्बन में क्या है, पहला सिंबल H होगा, C होगा। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन है तो N होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो O होगा, ठीक है, फ्लोरीन है तो F होगा। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको पहले अक्षर से दिखाया गया, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको नहीं होगा कि ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जो कोई सिंबल नहीं है उनका, ठीक है, वो आप किसी भी सिंबल से दिखा रहे हो, बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, उनके फर्स्ट लेटर से दिखाते हैं। दैट इज ये 5 कंपाउंड आपके। फिर इसके बाद दूसरे कंपाउंड भाई, अलग से कंपाउंड जिनको हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 लेटर यूज करते हैं उनको दिखाने का। एटॉमिक सिंबल जो होता है उनका फर्स्ट 2 लेटर्स, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, ध्यान मत देना उस पर। एल्यूमिनियम फर्स्ट 2 लेटर Al, बेरियम फर्स्ट 2 लेटर Ba, लिथियम फर्स्ट 2 लेटर Li, नियॉन फर्स्ट 2 लेटर Ne, और कैल्शियम फर्स्ट 2 लेटर Ca, ठीक है। और आपको कोई भी लेटर्स ऐसे नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नाम पे डिपेंड ही नहीं करते, उनका अलग ही है। जैसे सोडियम ले लो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सोडियम, तो इनके सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ये होता है क्या, Na। अब बताओ यहाँ कहीं स्पेलिंग में आ रहा है क्या सोडियम, नहीं। तो ये कंपाउंड्स 3 तरीके में आपको भी बांटे गए थे। पहले क्या थे, कुछ ऐसे कंपाउंड जिनको नाम से ही हम उनके सिंबल्स को पिक किया है हमने, दैट इज ये, ठीक है। अब आगे भाई देख लो, यहाँ पे तीसरे वाली जो पार्ट आ गई, इसमें क्या करते हैं, पहला लेटर और तीसरा लेटर यूज करके उस कंपाउंड को दिखाते हैं। तो पहला क्या आ गया, आर्सेनिक आ गया, दूसरा क्या आ गया, मैग्नीशियम आ गया, तीसरा क्या आ गया, क्लोरीन, जिंक और क्रोमियम। तो इसको कैसे दिखाते हैं, Cr से दिखाते हैं। इसको कैसे दिखाते हैं, Zn से। क्लोरीन को दिखाते हैं Cl से। मैग्नीशियम को दिखाते हैं Mg से, और आर्सेनिक को दिखाते हैं As से, ठीक है। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको दिखाने का तरीका 3 तरीके से पहले हमने डिवाइड किया। स्टार्टिंग में जब हम क्या करते थे, आपके उन्हीं के नाम में से चीज़ों को चूज कर लेते थे, एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में। तो As यूज करते थे भाई, पहला और तीसरा नाम यूज करके, मैग्नीशियम पहला तीसरा, क्लोरीन पहला तीसरा, जिंक पहला तीसरा, और क्रोमियम भी पहला तीसरा। अब कुछ कंपाउंड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको सिंबल्स अलग से दिया गया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में कुछ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जांपल्स में कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला क्या आ गया, मान लो चलो सोडियम ही ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम को दिखाया जाता है Na से। दूसरा मोस्ट कॉमन आयरन ले लेते हैं, इसको कैसे दिखाया जाता है, Fe से, है ना। और तीसरा भाई ले लो कोई कि सिल्वर, इसको कैसे दिखाते हैं, Ag से। चौथा ले लो भाई मरकरी, इसको कैसे दिखाते हैं, Hg से, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जिनको आपको क्या करना होगा, उनका ये सिंबल याद करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट है नाम से, ठीक है, ये नाम पे नहीं डिपेंडेंट होंगे आपके। जैसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स क्या है, नाम से डिपेंडेंट है, जैसे आर्सेनिक का As, है ना। तो वो तो याद कर लोगे। ये वाली चीज़ें आपको अलग से आपको मिलती जाएंगी जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते जाओगे, ठीक है। और भी हो सकता है कि आप कुछ यहाँ
चलो और भी तो भाई होने को तो बहुत है, पोटेशियम ले लो, है ना, पोटेशियम ले लो, बहुत ही ज़्यादा है लेकिन अब क्या करोगे, पोटेशियम ले लो, यहाँ पे की से दिखाते हैं, ठीक है, इसमें आपका कैल्शियम हो गया है, क्लियर, ठीक है। तो जितने भी थे वो सारे यही थे, बाकी आपके अब टोटल 118 या 119 एलिमेंट प्रेजेंट है, 118 है शायद, तो आपके टोटल इतने एलिमेंट है, सोचो 118, तो सबका नाम तो लिख के दिखाएंगे नहीं, 100 के बाद आपका अलग नाम आने लगता है ना, अन करके आप उसको बनाना पड़ता है, प्रोसेस होता है, तो वो 12th में पढ़ोगे आप, 11th में सॉरी, ठीक है, तो उसको वहीं पढ़ना है। अभी यहाँ सिर्फ ये चीज़ें थी। अब आपको देखना है भाई एटॉमिक मास। देखो एटम का मास क्या होता है, बहुत ही छोटा, तो सिंपल सी बात क्या होता है, बहुत ही छोटा, बोलोगे बहुत ही छोटा मास होता है भैया। अब इतना छोटा मास है, आपको सारे एलिमेंट्स का दिखाना है मास, है ना, जितने भी एटॉमिक मास है, जितने भी एटम्स हैं आपके पास, सबका मास आपको दिखाना है, और एटम का मास बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही छोटा एटम है तो मास भी छोटा होगा, क्लियर। तो हम क्या यूज़ करते थे, हमने क्या किया कि हम किसी न किसी के रेफरेंस में बात करेंगे कि एक ये हम चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी उसके रेफरेंस में बताते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रेफरेंस जो लिया गया वो किसका लिया गया, हाइड्रोजन का लिया गया, ठीक है। सबसे पहला जो रेफरेंस लिया गया वो हाइड्रोजन का लिया गया, भाई सबसे हल्का है और सबसे छोटा एलिमेंट है ये, इसके रिस्पेक्ट में जो भी होगा वो सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी आगे, ठीक है। तो ये मिला, फिर आपको देखा भाई इन्होंने आगे देखा गया, जैसे ही थोड़ा सा और स्टडी जानते हो ना, पहले जब नई नई चीज़ें पता होती है तब हमें जो भी मिलता है चलो इसी को मान लेते हैं, फिर आगे जैसे बढ़े इनको अलग सी कहानी मिलने लगी कि भाई ये तो क्या है, इसके पास आइसोटोप्स है, 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया, तो भाई इसके तो तीनों के मास से डिफरेंट हो गए, इसके पास 3 आइसोटोप्स आ गए, तो यहीं पे कहानी चेंज। फिर हम बोलेंगे नहीं इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ, मैंने नहीं बोला, ये एक्चुअली बोला गया था, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ, चलो ठीक है। तो इसके बाद अब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया किससे, हाइड्रोजन को बोला गया वेस्ट हो तुम मेरे लिए। अब यहाँ पे हमने चूज किया ऑक्सीजन को, भाई कि अब जितने भी हम मास बताएंगे जितने भी एटम्स के, वो सारे किसके रिलेटिव होंगे, किसके रेफरेंस में होंगे, ये होगा ऑक्सीजन के। जैसे अब रेफरेंस का मतलब समझना, यहाँ पे रेफरेंस का मेरा वेट है कितना, मान लेते हैं भाई 50 kg, ठीक है, 50 kg मेरा वेट है। अब तुम्हारा वेट मुझे बताना है, ये किसका है, मेरा है, कुणाल का वेट है ये। अब मान लो मुझे बताना है नीलेयांश का, ठीक है, नीलेयांश का वेट मुझे बताना है। अब मुझे पता तो है नहीं, ठीक है, मुझे पता तो नहीं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो नीलेयांश का वेट है 25 kg एक्चुअली में, ठीक है, एक्चुअली में इसका वेट है 25 kg, तो मैं बोलूँगा भाई नीलेयांश का वेट कितना है, कुणाल के वेट के हाफ है। तो मतलब हमने रेफरेंस किसका यूज़ किया, कुणाल का, कि भाई उसका वेट बता के बटा 2 कर दिया, ठीक है। तो मतलब रिलेट करके किसको बता रहे हैं, यूज़ किसका वेट कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि कुणाल का, ठीक है। तो उनका वेट यूज़ करके आप किसका वेट बता रहे हो, नीलेयांश का। तो ये रिलेटिव टर्म हुआ, एक्चुअली आप इनका नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, बस आपको 25 kg नहीं बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा क्या, ये वाला, कि इतना kg आपका वेट है, क्लियर। रिलेटिव का मतलब उसके टर्म्स में आपको दूसरे का वेट बताया जाएगा, क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो, फिर ऑक्सीजन, ये भी भाई दगाबाज निकला है ना, ये भी दगाबाज निकला, इसके भी आपके क्या निकल गए, इसके भी आइसोटोप्स निकल गए, 8O16 निकला और 8O17 निकल गया, इसके भी आइसोटोप्स निकल गए। तो अब यहाँ फिर इसके साथ धोखा, है ना, फिर इसके साथ धोखा, बोला गया यार 2 हमने चूज किया, दोनों तक गद्दारी कर गए, ठीक है। तो फिर आगे इन्होंने यूज़ किया किसको भाई, आगे यूज़ किया गया फिर हमारे प्यारे एलिमेंट को, दैट इज कार्बन भैया को, ठीक है, कार्बन भैया को। इनको यूज़ करके बोला गया जो हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है, जो रेफरेंस लेंगे वो मास ऑफ कार्बन का कितना होगा, 1/12 होगा, ठीक है। इसको हमने बोला 1 AMU, मतलब मास ऑफ कार्बन एटम का 12वां हिस्सा क्या होगा, 1 MU के बराबर होगा, या फिर 1 यूनिफाइड मास बोल सकते हो, ठीक है। ये हमने रेफरेंस लिया कि मास ऑफ कार्बन, ठीक है, 1/12
मास ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का अगर एटम का मास है तो उसका 1/12 वाला हिस्सा क्या होगा, हमारे लिए 1 AMU होगा। और इसके रिस्पेक्ट में हम किसी का भी मास बताएंगे तो हम AMU के टर्म में बताएंगे, जैसे 7 AMU है, ठीक है, 7 AMU। तो इसका क्या मतलब है भाई कि 7/12 टाइम ऑफ कार्बन का मास। समझे, ध्यान से समझो। अगर आपसे बताया जा रहा है कि किसी भी बॉडी का मास कितना, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का मास कितना है, 7 AMU, तो इसका मतलब क्या है कि 7 टाइम ऑफ, ठीक है, 7/12 टाइम ऑफ कितना है, वो कार्बन के मास के बराबर है, कार्बन के एटम के मास के बराबर है। क्लियर। तो हम रिलेट किससे करते थे, हमेशा कार्बन को देके। कार्बन का मास क्या था भाई, आपको पता है 12 है, दैट इज होल नंबर, है ना, और इसका कोई आइसोटोप्स नहीं एग्जिस्ट करता है, होल नंबर है। तो हम इसके टर्म में बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाते थे कि क्या 12 मास नहीं, सारी है ना, एटम आप होल नंबर ले रहे हो, 1/12 मास, तो इसका, हाँ मास तो 12 ही है इसका, तो 1/12 टाइम, ठीक है, मास तो 12 ही है, सॉरी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी। तो 7/12 टाइम ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ये क्या होगा, उस मास को हम रिलेट करने के लिए, समझने के लिए यूज करेंगे किसका, कार्बन का। तो कार्बन के मास को यूज करके हमने 1/12 टाइम एक क्वांटिटी डिफाइन की, जिसको हमने क्या बोला, 1 AMU या फिर 1 यूनिफाइड मास। ये हमने यूज किया कार्बन को, और एक छोटी सी रेगुलर क्वांटिटी हमने यहाँ पे डिराइव कर दी। अब मान लो अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 AMU क्या होता है, तो आप सिंपल सा बोलोगे 1.63 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या होता है, 1 AMU बराबर, अगर आपको 1 AMU × ग्राम चाहिए, ये क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिफाइड, ठीक है। मतलब आपने किसी रेफरेंस को एक क्वांटिटी में डिराइव करके रखा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, वहां पे मैं बता रहा था अपना मास, है ना, मैं यहाँ पे बता रहा था किसका, अपना मास अपने टर्म्स में बता रहा था नीलियांश का मास। तो मैं बोल रहा हूँ मेरा 50 kg है, ठीक है, मेरा 50 kg है, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ क्या, ये T है, ठीक है, ये T है। अब मुझे नीलियांश का मास बताना है तो मैं बोलूँगा नीलियांश का मास T/2 है, ठीक है। मुझे अगर नीलियांश का बताना है तो बोलूँगा T/2 है। क्लियर। तो ये T को अब समझना होगा, अगर तुम्हें T को समझना होगा कि T क्या है, तो कहाँ जाओगे तुम, मेरे वेट के पास जाओगे ना। अगर T को समझना है तुम्हें, अगर नॉर्मली तुम्हें T नहीं पता है, तुम्हें T दे दिया जाए कि भाई T को समझो, तो तुम कहाँ जाओगे, बोलोगे चलो कुणाल के पास, उसका वेट जो है उससे समझते हैं, तो वहां जाओगे ही जाओगे तुम। क्लियर। वहां जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा T को हमने वेरीफाई किया, दैट इज 50 kg के बराबर हमने समझ के रखा हुआ है। वैसे ही आप किसी भी क्वांटिटी का मास बताओगे, किसी भी क्वांटिटी का मास बताओगे, वो किसके टर्म में बताओगे, AMU के टर्म में बताओगे। अब AMU को समझने के लिए कहाँ जाना होगा आपको, कार्बन के पास, मतलब 1/12 टाइम मास ऑफ कार्बन एटम क्या है, यही तो है आपका क्या, 1 AMU। क्लियर। हमने एक क्वांटिटी डिराइव कर दी, एक क्वांटिटी को बता दिया, दैट इज दिस इज 1 AMU, और वो क्या है, 1/12 टाइम ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। क्लियर, ठीक है। और 1 AMU अगर आपको ग्राम में चाहिए तो वो क्या है, 1.63 × 10⁻⁻24, ठीक है। चलो, वैसे ही यहाँ पे अगर तुम एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल है, एटॉमिक मास है, इनको देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का पूछा जाए 1 होगा, क्लोरीन का 12 होगा, ठीक है, सॉरी कार्बन का 12 होगा। कार्बन यही क्या है, हमारा रिफरेंस है। क्लियर। इसके बाद लिथियम का 7 होगा, और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, और फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, और मैग्नीशियम का 24, और इसका 31, 32, 35, ये क्या होगा 40। क्लियर। ये सारे क्या हैं आपके ग्राम में है, ठीक है, ग्राम में है, और विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन है। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। नहीं तो अगर नॉर्मली बोलते, अगर नॉर्मली तुम सोचते हो जैसे कि अगर भाई कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, तो इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 ग्राम। बट आप यहाँ पे क्लोरीन का लेके देखो, ये 17 है, इंटू 2 करोगे तो ये 34 आएगा, बट इसका जो एक्चुअल मास होता है वो 35.5 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे कि ये रेफरेंस में मिलता है, दैट इज किसके रेफरेंस में मिलेगा, कार्बन के रेफरेंस में। कार्बन का जो मास है 1/12। तुम्हें पता है भाई, सबके सारे एलिमेंट्स का एटम का मास क्या होता है, डिफरेंट। ये मैंने पहले ही बता रखा है कि सारे एटम्स का मास क्या होता है, डिफरेंट होता है।
अगर जब तक कि वो डिफरेंट एटम ना हो, ठीक है। जैसे डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एटम्स होंगे उसके, और आइडेंटिकल एटम्स क्या होंगे, सेम कंपाउंड में। जैसे यहाँ पे समझो, हाँ ठीक है, यहाँ समझो, ये क्या है, कार्बन, ठीक है, ये क्या है, कार्बन। अब इसके जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सारे आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे। ध्यान समझना, ये क्या होंगे, सारे आइडेंटिकल होंगे। अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ किसकी, सोडियम की, सोडियम की, ठीक है, Na, चलो Na ही लिख देता हूँ। सोडियम की बात करता हूँ तो इसके जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, कार्बन से तो डिफरेंट होंगे, है ना, कार्बन के एटम से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इनका मास भी क्या होगा, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, इनका मास भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसके एटम्स का मास भी क्या होगा, दूसरा होगा। दोनों में क्या होगा, अगेन क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हो सकता है इसका मास थोड़ा ज़्यादा वेटेज हो, इसका कम हो, ठीक है। वैसे ही जैसे क्लोरीन में, अब बाकी कुछ एटम्स के लिए अगर हम देखें, कुछ एटम्स के लिए अगर देखें हम, पेन आ जा भाई, अच्छा उधर चला गया। यहाँ पे देखो कुछ एटम्स के लिए भाई वो तो जस्ट दुगना है, ऑक्सीजन का भाई 8 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो जस्ट दुगना 16, तो लगभग सिमिलर एटम्स के मास होंगे। बट यहाँ पे क्लोरीन के केस में देखो बदल जाता है, इसका ये 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो अगर दुगना करो 34 होना चाहिए, बट ये 35, मतलब इसके एटम्स क्या है भाई, थोड़े से आपके हैवियर हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो कैसे याद होगी, तो एक आप तरीका देख सकते हो कि आपको करना क्या है, जितने भी एटॉमिक नंबर आपको सारे के याद कर लेने हैं, ठीक है। अगर मास आपसे पूछा जाएगा, मास, तो आप क्या करोगे, 2 टाइम ऑफ एटॉमिक नंबर कर दोगे, एटॉमिक नंबर यही होगा। बट आपको एक चीज़ जो डिफरेंट रखनी है, कुछ एक्सेप्शंस आपके पास होंगे, जैसे पोटेशियम होगा, ठीक है, और क्या होगा, क्लोरीन होगा, और क्या होगा आपका, सोडियम होगा। तो ये 3-4 आपके पास क्या है, और एक फ्लोरीन होगा। जितने भी ऑड वाले हैं सारे क्या है आपके एक्सेप्शन है, और लिथियम। तो कुछ कंपाउंड है जो एक्सेप्शंस हैं उनको अलग से याद कर लो, बाकी सबका क्या ध्यान रखना है आपको, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर कर दोगे, उनका मास आ जाता है। क्लियर, चलो आगे की बात कर लेते हैं भाई। अब बात आती है मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में दिखना चाहिए। चलो, मॉलिक्यूल्स, सिंपल सी चीज, अरे यार पेन इधर, तो सिंपल बातें इसमें भी हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है। क्या क्या बातें भाई, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिंपल सा, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम क्या बनाते हैं आपका, इन एलिमेंट और कंपाउंड। क्लियर, वो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल। अगर कोई भी एलिमेंट है उसमें अगर 2 से ज़्यादा एटम्स मिलके एक कंप्लीट एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर एक या दो से ज़्यादा मिलके क्या कर रहे हैं, आपका सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो, दैट इज मॉलिक्यूल। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है भाई। जैसे आपने देखा होगा, वाटर का ही ले लो भाई, वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, छोटे छोटे, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल। आप अगर किसी छोटे हिस्से की बात करोगे तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दैट इज H2O। कंपाउंड में छोटा सा हिस्सा मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, एलिमेंट में छोटा हिस्सा एटम आता है। क्लियर, तो छोटे छोटे हिस्से। अब ये बने कैसे होते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन ले लिया तुमने, और ये किससे अटैच होते हैं, इससे, हाइड्रोजन से। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो क्या होती है, केमिकली बॉन्डेड होते हैं ये, ठीक है, केमिकली बॉन्डेड होते हैं ये। अब ये आपको जब मैं बताऊंगा क्या, एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें पढ़ाऊंगा आपको ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मैं पढ़ाने वाला था एक्चुअली वहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग आप जब पढ़ते हो 11th में, बट मैं इसको एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द, एक कल या परसों तक ला दूंगा। इसमें समझाऊंगा आखिर बॉन्डेड कैसे होते हैं और बॉन्ड कैसे होते हैं, किसके आधार पे ये बॉन्डिंग होती है। बस इतना समझो, इसके बीच में जो भी बॉन्डेशन होगा, जो भी बॉन्डिंग होगी, वो क्या होगी आपकी, ठीक है, इसके बीच में जितनी भी बॉन्डिंग होगी आपकी, वो क्या होगी, आपकी केमिकली बॉन्डेड होंगे।
ठीक है। तो मॉलिक्यूल के बीच में जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी, मॉलिक्यूल में आपके कंबाइंड एटम्स मिलेंगे आपको, और वो कंबाइंड एटम्स कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो बोलोगे क्या, सिंपल, केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। और ये किस आधार पे केमिकली बॉन्डिंग करते हैं, दैट इज ऑक्टेट रूल, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन क्या होना, हर कंपाउंड क्या होना चाहिएगा, स्टेबल होना चाहिएगा, पहली चीज। हर कंपाउंड क्या होना चाहिएगा, स्टेबल होना चाहिएगा। हर एलिमेंट क्या होना चाहिएगा, स्टेबल होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ रूल बताया था कि अपना देखो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं, वो सेल बाय सेल डिपेंड करता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आप आगे पढ़ोगे ऑक्टेट रूल, तो वहाँ से समझ में आने लगेगी, ठीक है। बस यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको अभी देखनी थी मॉलिक्यूल के केस में। अब मॉलिक्यूल में भी दो चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट की अगर बात करोगे तो वो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले बात कर लेते हैं एटॉमिसिटी की, कि एटॉमिसिटी क्या होती है। तो ध्यान से समझो, एटॉमिसिटी सिंपल सी बात, यहां पे पहले लिख लो क्योंकि ये बार बार टर्म आएगा ही आएगा। तो सिंपल सा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोल दो, ठीक है। चलो, मॉलिक्यूल ही बेसिकली सही रहेगा। तो यहाँ पे अब देखो, कुछ आपके पास एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी बेटा, कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। ये बेसिकली आपको देखोगे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स होते हैं, मेटल्स आपके क्या होते हैं, डोनेटर होते हैं। तो ये सिंपली आपके क्या है, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में कुछ चीज़ें जो कैसे एग्जिस्ट करती हैं, मोनो एटॉमिक, मतलब आप कभी भी देखो गैस की फॉर्म, अगर गैसेस की बात करें, ठीक है, इनर्ट गैसेस की बात करोगे आप, इनर्ट गैस मतलब इनका ऑक्टेट क्या होता है, फिल होता है। तो आपको अभी यहाँ उतनी चीज़ें नहीं समझ में आएगी जब तक ऑक्टेट रूल नहीं पढ़ोगे। तो मैं ऑक्टेट रूल कल जरूर डाल दूंगा, उसके बाद ही आगे की चीज़ें पढ़ाऊंगा, बिकॉज ऑक्टेट रूल जब पढ़ोगे तो केमिकल कंपाउंड बनाना सीखोगे, उसके बाद आप उसकी नेम्स को फॉर्मेशन समझोगे, कैसे नेम बनाए। तो ऑक्टेट रूल कल जरूर मिल जाएगा तुम्हें। तो एक बार इसको कल के बाद फिर ये वाली वीडियो देख लेना, ये वाली चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आर्गन क्या है, बेसिकली मोनो एटॉमिक का मतलब मोनो, ठीक है। मोनो को अगर बोलोगे तो ये इसका मतलब है सिंगल। तो इसका मतलब हमेशा आपको आर्गन क्या मिलेगा, इसी फॉर्म में मिलेगा Ar, और हीलियम क्या मिलेगा, हमेशा हीलियम। ये हमेशा कोई He2 नहीं मिलेगा। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 मिलता है, हाइड्रोजन क्या मिलता है, H2 मिलता है, नाइट्रोजन क्या मिलता है, N2 मिलता है, क्लोरीन क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, और फास्फोरस भाई ये टेट्रा है, ठीक है, P4 मिल सकता है आपको। सल्फर क्या है, पॉली एटॉमिक है, बेसिकली S8 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे से, ये जितने भी एलिमेंट है अगर आपस में ही कंबाइन करके अगर ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डाई एटॉमिक होंगे, मतलब दो एटम मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे आर्गन है भाई, अगर एग्जांपल लेके देखो, यहाँ पे आर्गन अगर तुमने बोला तो आर्गन का क्या है, सिर्फ एक एटम है, मतलब मोनो एटॉमिक, ठीक है। ये हमेशा क्या हो गया, मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अकेले एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी बात अगर कर लोगे किसकी भाई, मान लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ये हमेशा O2 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। कभी भी देखोगे मॉलिक्यूल फॉर्म में तो ये हमेशा कैसा होगा, O2 फॉर्म में, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की बात करो, मान लो O2 एलिमेंट की बात कर रहे हो, ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर आता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है ये एलिमेंट, तो ये किस फॉर्म में होगा, तो बोलोगे डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या है भाई, डाई का मतलब दो, ठीक है, डाई का मतलब क्या, दो। तो ये दो फॉर्म में, मतलब दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। क्लियर। ऑक्सीजन गैस होती है वो हमेशा क्या होती है, डाई एटॉमिक गैस होती है। आप उसको क्या बोलोगे, डाई एटॉमिक, मतलब दो एटम मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे होंगे ऑक्सीजन एलिमेंट का। क्लियर। चलो, ऐसे हाइड्रोजन के लिए भी डाई एटॉमिक, आपका ऑक्सीजन का भी डाई एटॉमिक, हीलियम डाई एटॉमिक नहीं होती है। तो ध्यान से, जो सिंगल एटॉमिक मोनो एटॉमिक होते हैं वो क्या होते हैं, आर्गन होता है और हीलियम होता है। जितने भी इनर्ट गैसेस आपको मिलेंगी, जितनी भी इनर्ट गैसेस मिलेंगी वो क्या होंगी, आपकी मोनो एटॉमिक होंगी, ना कि डाई एटॉमिक। वो सिंगल मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे उस पूरे कंपाउंड में, ठीक है।
आप अगर आर्गन की बात करोगे तो आर्गन हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, मोनो एटॉमिक, जितने भी आपके क्या है इनर्ट गैसेस। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, इसको ध्यान में रखना। कहीं पे भी अगर आपसे बोला जाए He2 है तो ये गलत है, या फिर Ar2 है तो ये भी गलत है। मतलब एटॉमिसिटी क्या है भाई, जितने एटम्स मिलके उस सिंगल मॉलिक्यूल को बना रहे होंगे वही क्या होगी आपकी एटॉमिसिटी। ठीक है, चलो यहाँ पे भी एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, एग्जाम्पल, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, रेशियो बाय मास। यहाँ पे भी आप मास की रेशियो से करते हो तो वो तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। बस यहाँ पे देख लो, वाटर अगर कंपाउंड ले रहे हो, ठीक है, वहां पे क्या था, हम सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे थे। एलिमेंट की बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है कंपाउंड, उसके लिए मैं सॉरी। ठीक है, हैबिट, एलिमेंट की बात कर रहे थे, वो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या डाइएटॉमिक होगा, मतलब दो एटम्स मिलके उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ठीक है, बट इस कंपाउंड में बोलोगे तो यहाँ हम कैसे कैटेगराइजेशन करते हैं, किससे, तो ये मास से भी करते हैं। यहाँ पे भी एटॉमिसिटी में दिखाता हूँ भाई। ये क्या है आपका, वाटर है, दैट इज H2O। यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि एटॉमिसिटी बताइए तो ध्यान से समझो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड क्या होगा इस केस में, वहां पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल था। यहाँ पे क्या, कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो बोलोगे भाई हाइड्रोजन का मुझे 2 दिख रहा है, तो बोलोगे 2 प्लस ऑक्सीजन का 1, तो टोटल कितने हो गए एटम्स, 3। तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी वाटर की, एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी वाटर की, तो बोलोगे 3 हो जाएगी भैया। ठीक है, अब यहाँ पे अमोनिया बोलोगे तो अमोनिया क्या होता है भाई, NH3 होता है ना, NH3 होता है ना। अब यहाँ पे अगर तुमसे एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया में पूछता हूँ तो कमेंट में दिख जाना चाहिए मुझे। ठीक है, कमेंट में दिख जाना चाहिए, क्या होगा, बोलोगे नाइट्रोजन का 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन का 3 दिख रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सिंपल सा कि 4 होगा। अब जो लास्ट वाला है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज CO2। ठीक है, CO2, इसमें एटॉमिसिटी क्या होगी मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। ठीक है, और एक दे देता हूं आपके लिए CO3 का, दोनों का, पहला ये हो गया आपका CO2 और दूसरा क्या हो गया दिस। क्लियर, ठीक है, क्लियर। मान लो एक और ले लो तुम लोग, दैट इज S8, ये है एलिमेंट। ठीक है, चलो आगे भाई बात कर लेते हैं आयंस की। तो आयंस क्या होते हैं, सिंपल सी बात समझो, आयंस क्या होते हैं, सिंपल सी बात समझ लो। कोई भी स्पेसीज, ठीक है, जिसके ऊपर क्या आपको दिख जाए चार्ज, ठीक है, कोई भी स्पेसीज, इवन एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, चार्ज दिख जा रहा है, इट मीन्स वो क्या है, आयन है। ठीक है, कोई भी स्पेसीज हो, जैसे भाई ध्यान से समझो, Cl माइनस Na प्लस, अभी तक आप क्या देखते आ रहे थे, ये क्लोरीन हो गया, ये सोडियम हो गया, ये कार्बन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे और ले लो भाई ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे भी अगर ऑक्सीजन ले लोगे -2। तो जिस भी आपके स्पेसीज के ऊपर क्या आ जाए, चार्ज हो जाए, बस उस स्पेसीज को क्या बोलोगे, ये आयंस हैं। ये क्या है, आयंस है। ये अभी एलिमेंट नहीं रहे, ये क्या बन गए हैं, आयंस बन गए हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस भी स्पेसीज के ऊपर चार्ज दिख जाए आपको, पॉजिटिव या निगेटिव, चार्ज किस टाइप का भाई, 2 तरीके के चार्ज होंगे आपके, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों में से कोई एक चार्ज अगर दिख जाता है बाबू, तो सिंपल सा काम क्या बोलोगे, दिस इज द आयन। ठीक है, आयंस का मतलब चार्ज अगर दिख जाए तुम्हें किसी भी एटम पे, बस सिंपल सा बोलोगे दैट इज आयन। ठीक है, वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, ये कंपाउंड्स में भी होता है। ठीक है, NH4 प्लस, ठीक है, ये कंपाउंड्स में भी होगा, तो ये आगे दिखते जाएंगे आपको। अब क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं आयंस की, कितना टाइम, हाँ टाइम है अभी थोड़ा सा। ठीक है, क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं आयंस की कि कैसे होते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो उसके बेसिस पे अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हो आयंस को, तो कैसे करोगे, देखो, तो इसमें जो पहला आएगा मोनो एटॉमिक,
फिर नंबर ऑफ एटम्स मतलब क्या आ गया, मोनो एटॉमिक। दूसरा क्या आ जाता है भाई यहीं पे, पॉली एटॉमिक। ठीक है, पहला क्या आ गया, मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम होगा, पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम्स होंगे। एग्जाम्पल की अगर बात कर लो तुम, एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके लिए, तो सिंगल एलिमेंट ले लो, अभी जो हमने ऊपर लिया था सोडियम का ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लो, सोडियम प्लस हो गया, O2 माइनस हो गया। ठीक है, इसमें आपकी चार्ज पे नहीं डिपेंडेंट है, इस पे क्या डिपेंडेंट कर रहा है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, बस एक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक एटम होना चाहिए। एटॉमिसिटी क्या होनी चाहिए, बेसिकली इस केस में एटॉमिसिटी क्या होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। बस ये एटॉमिसिटी क्या होनी चाहिए, तो बोलोगे ये भैया एक होनी चाहिए। अगर ये एक हो गई बस, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज मोनो एटॉमिक। यहाँ पे अगर एटॉमिसिटी क्या है आपकी, इस केस में एटॉमिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक। अब आप कुछ भी ले सकते हो, NH4 एग्जाम्पल ले लो प्लस का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, NH4 प्लस का ले लो, इस केस में और भी ले सकते हो, Pb2 प्लस। ठीक है, तो जितने भी आपके सिंगल कंपाउंड्स होंगे, जितने भी, वो सारे क्या है आपके दिस। या फिर आप ये और ले लो भाई, CO3 2 माइनस। ठीक है, अब CO2 क्या होता है, नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, कार्बन ऑक्सीजन को 2 और ऐड कर देंगे, वो माइनस कंपाउंड पे 4 ले आता। तो पॉली एटॉमिक। यहाँ पे अब अगर एटॉमिसिटी तुमसे पूछूं दोनों के केस में क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो दोनों क्या है, एक से ज्यादा। एटॉमिसिटी अगर एक से ज्यादा हो गई तो सिंपल सा वो पॉली एटॉमिक आयन है, और अगर एटॉमिसिटी 1 है तो दैट इज मोनो एटॉमिक आयन है। क्लियर। चलो दूसरी चीज भाई, ऑन बेसिस ऑफ चार्ज। तो इसके बेसिस पे दो होते हैं आपके, पहला क्या होता है केटायन, और दूसरा क्या होता है एनायन। नाम तो सुना होगा भाई, है ना, नाम तो सबने सुना होगा। केटायन क्या होते हैं और एनायन क्या होते हैं, नाम तो सबने सुना होगा भाई, है ना। एनायन और केटायन लिख लो ध्यान से, लिख लो ध्यान से कि जिस भी कंपाउंड पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ आएगा, केटायन में। जिस पे क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा, वो कहाँ आएगा, एनायन में। अब एग्जांपल्स धड़ाधड़ तुम लोग से मुझे मिल जाना चाहिए। क्या है, सोडियम प्लस, Pb2 प्लस, Fe3 प्लस 2 प्लस जो भी है, ठीक है, Cu2 प्लस। तो अपना जितने भी कंपाउंड वो क्या आ जाएंगे आपके, ये वेरिएबल होता है ना आयरन का, तो ये मत लिखना कि बस एक लिख दिया भैया गुस्सा हो जाऊंगा मैं, वेरिएबल होता है वो। चलो यहाँ पे ले लो भाई O2 माइनस, N3 माइनस। ठीक है, जितना भी तुम लिखते जाओ, नाइट्रोजन के केस में जितने भी निगेटिव वाले तुमको मिलते जाएंगे, या फिर Cl माइनस, है ना, जितने भी निगेटिव वाले चार्ज आपको दिखेंगे दैट ऑल विल बी फ्लाई इन एनायन कैटेगरी, और जितने भी पॉजिटिव वाले दिखेंगे वो किस में आ जाएंगे, केटायन की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर। जितने भी आपके पास पॉजिटिव होंगे वो सारे क्या होंगे, अरे सबसे छोटे वाले को तो भूल गए यार, H+। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव वाले दैट ऑल विल बी लाइक केटायन, और जितने भी नेगेटिव वाले होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे एनायन। जिन पे नेगेटिव चार्ज वो एनायन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज दैट ऑल विल बी केटायन। क्लियर है, क्लियर है। अब ये यहाँ पे देखो एक खेल, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक चीज समझ जाना, यहाँ पे एटॉमिसिटी का खेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिसिटी का खेल नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था ना CO3 2 माइनस, तो ये भी इस एग्जाम्पल में आ सकता है। और यहाँ पे अगर NH4 का प्लस भी मैं बोल दूँ तो ये भी आ सकता है। तो यहाँ कोई एटॉमिसिटी का खेल नहीं है, यहाँ सिर्फ किसका खेल है, तो आप बोलोगे सिंपल सा कि किसका, चार्ज का खेल है। बस चार्ज की नेचर पे डिपेंड करता है। चार्ज अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख लो भाई पॉजिटिव, और यहाँ पे लिख लो निगेटिव, बस। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है अगर एलिमेंट पे तो दैट इज भी केटायन, और अगर निगेटिव चार्ज है दैट विल बी एनायन। क्लियर। चलो आगे भाई, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे अब अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज, एक चार्ज है, 2 चार्ज है या 3 चार्ज है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम हमेशा एक के लिए क्या लिखेंगे, मोनो लिखेंगे। ठीक है, मोनोवैलेंट लिखते हैं। और दूसरा क्या आएगा आपके पास, डाईवैलेंट। और तीसरा क्या आएगा, ट्राईवैलेंट।
ठीक है। अब चौथा मत बोल देना क्वाड्रप्ट नहीं, इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पॉलीवैलेंट। अगर 4 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्या, यहाँ पे क्या है भाई, इसमें चार्ज कितने हो चाहिए, नंबर ऑफ चार्ज, तो बोलोगे +1 होना चाहिए ओनली। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज +2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर, 4 या फिर 4 से ज़्यादा होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट है किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस लिखने का मतलब कि चार्ज 2 है, ये प्लस हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये प्लस का सिंपल सा मतलब क्या है भाई आपका, कि आप चार्ज 2 से ज़्यादा है। क्लियर, मतलब 2 है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लो, मोनोवैलेंट में कुछ भी आ सकता है, सोडियम भी आ सकता है और क्या आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है। मैं दोनों के साथ दिखाते चल रहा हूँ, नहीं तो परेशान हो जाओगे तुम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लो, क्या ले सकते हो, Pb का 2+, ठीक है, और क्या ले सकते हो, O2 का 2-। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते चलो कि आपका नेचर ऑफ चार्ज पे नहीं डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट है अगर, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, सिंपल सा बात है, किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा आपका कितने चार्ज है, नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर एग्जांपल में इसकी बात करें भाई तीसरे के लिए, तो यहाँ पे देख लो, तीसरे के केस में आपके पास नाइट्रोजन है जो 3- दिखाता है ना, और आपके पास एल्यूमिनियम है जो प्लस का 3 दिखाता है, ट्राईवैलेंट। ठीक है, ये सारे क्या है, ट्राईवैलेंट। अब पॉलीवैलेंट के लिए आपका 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, वैसे 4 ही होगा। ठीक है, ये 4 से ज़्यादा लिखना भी गलत है। ठीक है, 4 ही होगा, जिसके पास 4 से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। ठीक है, खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी 4 से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लाने में, खटिया खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन को ले लो कि कार्बन +4 भी दिखा सकता है या फिर -4 भी, वो एज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, +4 भी दिखा सकता है और क्या दिखा सकता है, -4 भी दिखा सकते हैं ये सारे कंपाउंड। ठीक है, बेसिकली +4 ही दिखते हैं सारे, या फिर आप ले लो SN10 का ले लो +4, तो +4 ही, ये ज़्यादा नहीं। 4 चार्ज ही होंगे तो पॉलीवैलेंट, और अगर आपके पास 3 होंगे तो ट्राईवैलेंट, पैर दुख रहा है यार, है ना, 2 होंगे तो डाईवैलेंट, और अगर 1 चार्ज होगा तो क्या होगा, मोनोवैलेंट। ये रही आपकी कहानी आज तक की। बाकी अब कल से हम क्या करेंगे, कल आपके पास एक और चीज़, मैं कल बेस्ट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज़ ऑक्टेट रूल। मैं कल ही बता दूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन समझोगे कैसे बनते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या आपकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं इसको बनाने के लिए, और क्या होता है भाई, नाम कैसे लिखते हैं, नेम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आप कहाँ मिलेंगी, आपको कल वाली क्लास में मिलेंगी। तो मेक श्योर कल वाली क्लास को जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तभी मज़ा आएगा आपको। ये सारी चीज़ें देखो बेसिक हैं यार, है ना, बस चार्ज के हिसाब से हो गया ट्राईवैलेंट, मोनोवैलेंट, पॉलीवैलेंट। बस यहाँ पे क्या हो गया भाई, आपके पास कितने कौन सा नेचर है ना, यहाँ लिख लेना ध्यान से कॉपी में, नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है यहाँ कहानी, और यहाँ कहानी क्या कर रही है, एटॉमिसिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, तो लिख लेना किस पे, अमाउंट ऑफ चार्ज पे। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रही है कहानी। क्लियर, चलो तो भाई अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी तो बाबू प्लीज ज्वाइन कर लो, बिकॉज आप अपने आप को इम्प्रूव पाओगे यार, आप अपने आप से चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप मज़े से पढ़ पाओगे। पढ़ना आपको है मज़ेदार तरीके से। मेरा काम है कंटेंट आपको पूरा देना, मैं चाहे जैसे दूं, सर के बल खड़ा होकर दूं या फिर एक हाथ पे खड़ा होकर दे दूं। ठीक है, कंटेंट आपको पूरा मिल रहा है, ये मेरी प्रॉमिस है और मिलेगी भी। तो इसमें फिर से आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जूम मीटिंग बहुत ही जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, जूम मीटिंग, तो मेक श्योर इससे पहले ज़रूर ज्वाइन कर लो नेक्स्ट जूम मीटिंग से, क्योंकि आप जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां आपकी तरह ही बच्चे हैं, तो आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, वहां बातचीत करके समझो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे स्टेप्स, अगर नए हो तो वो करते रहो। ठीक है, बाकी मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करते रहो और एकदम जम के पढ़ना है। बस पढ़ाई पे ध्यान रखो कि कोई भी ओलंपियाड अगर तुम दो तो ऐसे मक्खन की तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, और जो होमवर्क दिया हूँ कमेंट में ज़रूर बताना,
ठीक है, भागना नहीं है सबको। चलो मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, मैं अपनी चलूँ कुछ खा पी लूँ, ध्यान रखो अपना, ठीक है। ओके बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखो और मिलेंगे कल, ठीक है। टाटा बाय बाय।